गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। स्वागत है भाई आप सबका। और ओरिएंटेशन क्लास आज हमारी, समझाएंगे आपको क्या ओरिएंटेशन होता है, क्या इस क्लास का पर्पज़ है, सब कुछ। एक बार बच्चों को जुड़ जाने दीजिए थोड़ा सा, फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त तरीके से जोश के साथ में पढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे कि अब खतरनाक तरीके से 2027 में लग जाना है, हमें आग लगा देने का तय है। और अगर ऐसा जोश आप में है तो ऐसा जोश बनाए रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। क्योंकि कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना बच्चों को ऐसा लगता है ये कैसा गंदा सा काम है, लेकिन अपने को उस पढ़ाई के काम को ही बहुत अच्छे से चीज़ों को करना है। ठीक है, आई होप जितने बच्चे आज जुड़ रहे हैं सबने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जरूर देख लिए होंगे। मैंने आपको बोला था जब बैच लॉन्च किया था उसी टाइम पे ही कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो पिछले बैच में हमने रिसेंट में पढ़ाए वही वाले, और उनसे आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प हुई होगी। तो एक बार सबसे पहले यही बता देंगे कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ के आपको कैसा फील हो रहा है भाई अब तक। बता दो एक बार। नहीं पढ़े हैं तो भाई ज़रूर पढ़ लेना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ना आप लोगों के लिए। छोड़ दोगे तो फिर छूट जाएंगी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ओरिएंटेशन। आज कोई क्लास नहीं है, सबसे पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को। और ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो भी नहीं है, जस्ट ये आपके बैच के बारे में है कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कब कौन सी क्लासेस होंगी, क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, सब कुछ आपको उस तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो करें भाई स्टार्ट। तो आज ये पहली क्लास है और यहाँ पे हमने साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है कि आज पढ़ाई नहीं होगी। आज ये तय होगा कि अगले 6 महीने पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, और बाकी आज पहली क्लास है, इस पहली क्लास में हम पूरा रास्ता तय करेंगे, पूरा तरीका आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम चलने वाले हैं, हमारा रास्ता क्या रहेगा। इंग्लिश के जो 3 स्तंभ हैं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, उनकी चर्चा करेंगे। 6 महीने में बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक हम कैसे पहुंचेंगे इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हमारा एक ही तरीका रहना है। हमारी तो टैगलाइन ही यह है कि रटना बंद, समझना शुरू। आपको रटना है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। सो रटना बंद, समझना शुरू, इस पूरे के पूरे बैच की ये थीम रहेगी। देखो भाई, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश भाषा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत लॉजिकल हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ती हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ आएगा जो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, उसके अलावा बाकी हर चीज़ को लॉजिक्स के साथ में मैं समझा दूंगा। ठीक है, और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ग्रामर को समझा दूंगा, वोकेबलरी को भी, कॉम्प्रीहेंशन को भी, हर चीज़ को। आप देख रहे होंगे रिसेंट में हमने यूट्यूब पे भी फ्री कॉम्प्रीहेंशन का बैच चलाया है। उस बैच में भी ये चीज़ आप देखना कि मैं कितने ढंग से समझाने पर प्रयास कर रहा हूँ। मैं बच्चों से नहीं कह रहा हूँ कि तुम ट्रांसलेशन करो या तुम फलाना करो या ढिमका करो, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जो चीज़ें, जो तरीके जो बता रहा हूँ मैं, उन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान दो। ठीक है, तो इस चीज़ का भाई विशेष ध्यान देंगे। बाकी आइए भाई स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझाएंगे हम आज के सेशन में। सबसे पहले हम चर्चा इस चीज़ पे करेंगे कि भाई हमें रटना क्यों नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत रट्टा मारते हैं, रट्टा रट्टा रट्टा, हर चीज़ को क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ अपने माइंड में डाटा बिठा लें। रटना आपको बर्बाद कर सकता है, ये बात बता रहा हूँ मैं, और अभी लॉजिकली ये बात प्रूव करूंगा मैं। फिर हम इंग्लिश के जो तीनों पिलर्स हैं उनकी थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, कौन सा पिलर हम पहले कवर करेंगे, कौन सा बाद में कवर करेंगे, ये जानेंगे। बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक पूरी सीढ़ी हम किस तरीके से चढ़ेंगे, ये जानेंगे। उसके बाद में क्लास कैसे कैसे चलेंगी, कब कितनी क्लास होंगी, ये जानेंगे। और आपका काम क्या होगा और मेरा काम क्या होगा, ये भी हम साथ में जानेंगे। ठीक है, हाँ जी, पहले वाले बैच में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से स्टार्ट करा था। इस बैच में हम टेंस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंस पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ लो, या नाउन पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं एक बहुत सिंपल बात आपको बताता हूँ। मैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सबसे पहले क्यों पढ़ाता हूँ, क्यों आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश दिए गए।
भाई जिन बच्चों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ लिए हैं वो एक बार दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या आपको नाउन के बारे में चीज़ें नहीं पता हैं? पता है ना कि नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं? पता चल गया, नाउन पहचानना आ गया है, नाउन यूज़ करना आ गया है। यानी कि नाउन के बेसिक्स हो चुके हैं, तो नाउन पढ़ सकते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते हैं? अगला चैप्टर मैं चाहूँ तो मैं नाउन स्टार्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? क्या आपको टेंस के बेसिक्स नहीं पता है कि टेंस कैसे बनता है, कैसे पहचान करते हैं कि कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है? यानी कि टेंस के बेसिक्स आपको पता है, तो क्या हम अगला चैप्टर टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं? वेरी मच पॉसिबल। भाई क्या आपको प्रोनाउन के बारे में नहीं पता है कि प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? डेफिनेटली पता होगा, डेफिनेटली आज की डेट में पता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। आपको एडवर्ब के बारे में पता होगा, आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होगा, आपको प्रीपोजिशन की भी बेसिक बेसिक चीजें पता होंगी और कंजंक्शन का भी बेसिक बेसिक पार्ट पता होगा। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ा के इस काबिल बना दिया है कि आगे हम जिस लय में चलना चाहें, जिस ताल के साथ चलना चाहें, हम चल सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आगे मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा चैप्टर पहले होगा और कौन सा बाद में। अब आपको ये हक नहीं है कि आप जबरदस्ती से मेरे से कहें कि ये नहीं सर ये चैप्टर कराओ, ठीक है? तो मैं जो चैप्टर कहूंगा वो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है? आ जाओ। हर चैप्टर को समय पे कंप्लीट किया जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। टाइम से सिलेबस होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत में बर्डन थोड़ा कम आप पे रखा जाएगा, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपका बर्डन थोड़ा बढ़ेगा, आप पे काम थोड़ा बढ़ेगा, आपको क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहले मेरे भाई कि हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का पूरा सेशन। कि इस बैच में ना, जनरली जिस भी बैच में होते हैं, इस बैच में तो आज हम पहली बार लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस बैच में भी कहीं ना कहीं तीन तरह के बच्चे होंगे। एक तरीके के वो बच्चे होंगे जिनका ना बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़नी है, उनको नहीं आता कतई इंग्लिश, जिनने स्कूल लेवल पे कभी ढंग से इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, बस कैसे भी करके ले दे के पास हो गए, ठीक है? दूसरे वो भी बच्चे होंगे जिनको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़े बहुत रूल्स पता है, क्वेश्चन सामने आते ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा बहुत आता है, वो भी बच्चे होंगे। और इस क्लास के अंदर बच्चे वो भी होंगे जो अटके हुए हैं, पिछले 1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई जगह से इंग्लिश पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन जो नंबर है ना वो 12-14 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। अटके हुए बच्चे भी इस बैच में होंगे। मैंने जो पिछले 4 से 5 साल पढ़ाया है ऑनलाइन बच्चों को, उस एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि एक ऐसी अप्रोच बेसिकली हमने डेवलप करी है जहां पे हम सिंगल अप्रोच के साथ में इन तीनों बच्चों की फाउंडेशन को बना सकते हैं। दरअसल जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो चीजों को बेसिक से सीखे, आप जानते ही हैं। और जिस बच्चे को थोड़े बहुत रूल्स पता है उसके लिए बेसिक्स सीखना और भी जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके दिमाग में पहले से कुछ भरा है, भाई अगर उसकी जैसे एक बिल्डिंग आपको बनानी है, इमारत, नई इमारत बनाओगे तो आपको पता है कि भैया नींव पहले भरनी पड़ेगी और उसके बाद इमारत बनेगी, सही बात है। लेकिन मान लीजिए आपका एक मंजिल का कुछ बना हुआ है, झोंपड़ी टाइप, झोंपड़ी है, अभी ये जो रूल वाले बच्चे हैं इनके पास झोंपड़ी है, तो क्या उस झोंपड़ी के ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, या फिर उस झोंपड़ी को थोड़ा साइड हटा के वहां पे नींव खोदी जाए प्रॉपर और उस नींव को भर के आगे बढ़ा जाए? भाई नींव को भरना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी का एक छोटा मोटा घर है, 2 साल से 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसको इमारत को अच्छा करना है, तो एक ऑप्शन तो उसके पास यही है कि उस पर डेंटिंग पेंटिंग कर दे थोड़ी बहुत। लेकिन जिस दिन आंधी तूफान जोर का आ जाएगा पेपर में, उस दिन वो सारी की सारी डेंटिंग पेंटिंग ढह जाएगी घर समेत। और दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो पुरानी खराब चीज़ें हैं उनको पूरे तरीके से हटाए, दोबारा से उस फाउंडेशन को तैयार करे और उसके बाद में एक अच्छी इमारत उसके लिए तैयार करे। मेरा मानना है कि इन तीनों ही बच्चों को अल्टीमेटली ज़रूरत किसकी है? एक अच्छे फाउंडेशन की, एक अच्छे नींव की। और अच्छे नींव की ज़रूरत है, इसीलिए हमने एक चीज़ जो रखी है वो ये रखी है कि सब बच्चों को बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखने हैं। तो भाई अब तक भी अगर आपने बाई चांस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश नहीं देखे हैं, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि इस स्टेज तक आते आते आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देख के आए होंगे मेरे पास, लेकिन नहीं देखें तो देख लेना, क्योंकि बिना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के नुकसान होगा बहुत, ठीक है?
अच्छा जी, अब देखो सबकी शुरुआत तो बेसिक से होनी है, अटके हुए हैं उनको भी बेसिक से करना पड़ेगा, लेकिन सबको जाना कहाँ है, टॉप तक। इसीलिए हर चैप्टर की जो हमारी अप्रोच रहेगी, चाहे चैप्टर टेंस का हो, चाहे चैप्टर नाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, चैप्टर कोई भी हो, अप्रोच एक ही होगी कि भाई एकदम जीरो लेवल से अपन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का लॉजिक देने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज को लॉजिकली अंडरस्टैंड करवाएंगे, समझाएंगे आपको कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, और उस लॉजिक के बाद में बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक आपको लेके जाएंगे, हर चैप्टर में एडवांस्ड लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से प्रॉमिस रहेगा कि हर चीज लॉजिकल होगी, बेसिक से लेके एडवांस्ड तक होगी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर साथ साथ में प्रैक्टिस की जरूरत इनको भी है, इनको भी, और उनको भी पड़ेगी आगे चल के। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, देखो भाई, प्रैक्टिस में हम दो मॉडल पे चलते हैं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, क्लास के दौरान सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंस रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रखते हैं, क्लास के बाद पीवाईक्यूज कराते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच पे चलता हूं आजकल। क्या, कि जब भी मैं क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो जो अभी रिसेंट में पेपर हुए हैं ना आपके, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का 2025-26 में, उन सारे एग्जाम्स तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। जो एग्जाम आज से पहले हो चुके हैं उन सभी एग्जाम्स का कवरेज होगा। जब भी एग्जाम का, जैसे आगे सीजीएल 2026 का पेपर होगा, सीएचएसएल 2026 का पेपर होगा, उस टाइम पे आप पढ़ रहे होंगे, जिस दिन पेपर की आंसर की आ जाएगी, यानी कि पेपर बाहर आ जाएंगे, उसके 48 घंटे के अंदर आपकी क्लास में आपको नए क्वेश्चंस दिखने लग जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर आपकी क्लासेस के अंदर आपको न्यू क्वेश्चंस दिखने लगेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है भाई। ठीक है, तो अपडेटेड हम इतने रहेंगे। बात आती है प्रैक्टिस कराने की, भाई क्योंकि क्लास के दौरान मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, सारा प्रीवियस ईयर में क्लास के अंदर कवर कर देता हूं, इसीलिए प्रैक्टिस क्लास में अलग से एक देता हूं। क्योंकि दोस्त, मैं ही पढ़ा दूं सब, मैं ही क्वेश्चन कर दूं, मैं ही सब कुछ कर दूं, तो तुम क्या हलवा पूड़ी खाने आए हो यहां पे? मेरा काम पढ़ाना है, समझाना है, सिखाना है, और एक क्लास के दौरान ये डायरेक्शन देना है कि इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं पहले ही कह के चल रहा हूं कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हां, अगर मुझे कभी फील होता है कि चैप्टर बड़ा है और इस चैप्टर में मेरे बच्चों को एक से ज्यादा प्रैक्टिस क्लासेस की जरूरत है, तो मैं प्रैक्टिस एक से ज्यादा भी दे सकता हूं, कोई बात नहीं है। बैच के अंत में पूरे ग्रामर की मिला के मिसलेनियस प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, ये भी मेरा वादा है। गॉट इट? प्रैक्टिस का मामला क्लियर है। अब बात आएगी कि सर हम खुद से प्रैक्टिस कहां करें और किस तरीके से करें। भाई जहां पे आप क्लासेस देखते हो, क्लासेस के साथ में ही आपको हर चैप्टर में क्या क्या कंटेंट मिलेगा सुन लीजिएगा एक बार। आज की क्लास होगी, जैसे कल पहली क्लास आपकी होगी टेंस की, क्लास खत्म हुई उसके 4-5 घंटे के बाद आपको एक मिलेगा भाई हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ, यानी कि जो क्लास में पढ़ाया है उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे हमारी साइट से। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेंगे ये डिजिटल नोट्स, जो कि डिजिटल बोर्ड पे तैयार होते हैं। और तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी उस क्लास में जो पढ़ाया गया है उस पर बेस्ड एक टेस्ट, यानी कि हर क्लास पर बेस्ड एक टेस्ट आपको जरूर मिलेगा। और ये सिर्फ अभी आपके लिए नया नहीं है, जो हमारे पुराने बैच के विद्यार्थी हैं उनको भी हम इस तरीके से कराते हैं। प्रैक्टिस इतना, जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो एक क्लास तो मैं कराऊंगा, और उस क्लास के अलावा मेरे भाई आपको एक तरीके की चीज और मिलेगी। क्या? आपको लेवल वाइज सीट मिलेगी। जो इस लेवल से आज शुरू कर रहे हैं वो लेवल 1 से शुरू करें, लेवल 1 की सीट लगाएं, लेवल 2 की लगाएं और लेवल 3 की लगाएं। जो इस लेवल से शुरू कर रहे हैं वो सीधे लेवल 2 से शुरू कर दें, लेवल 2 को लगाएं और लेवल 3 को लगाएं। और जो इस लेवल से शुरू कर रहे हैं कि 2-3 साल से पढ़ भी रहे हैं, वो लेवल 3 की सीट सीधे लगा सकते हैं। 3 में दिक्कत लगे तो 2 लगा लो, 2 में दिक्कत लगे तो 1 की भी लगा दो। और उसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर की सीट भी अलग से मिलेगी, क्योंकि क्लास में ना
हर कॉन्सेप्ट के लिमिटेड क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसको कर रहे हैं? आपको। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में ना कलम आपको चलानी है, मेरे को नहीं। मैं आपको कलम चलाना सिखाऊंगा, और सीखने के लिए कलम आपको चलानी पड़ेगी। मान लीजिए विराट कोहली कल को इंडियन टीम के कोच बन जाते हैं, तो क्या विराट कोहली खिलाड़ियों की जगह खेलने आ जाएंगे? नहीं। क्या उनका बल्ला पकड़ के ऐसे चलाएंगे? नहीं। वो उनको टिप्स देंगे, ट्रिक देंगे। सचिन तेंदुलकर को अगर कोच बना दिया जाए तो वो उनको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, लेकिन खेल पर मेहनत तो खिलाड़ी को करनी पड़ेगी। बॉक्सिंग के मैच में जब कोई जाता है लड़ने के लिए, या कुश्ती लड़ने के लिए जो जाता है, कोच उनके भी होते हैं, लेकिन कोच सिर्फ और सिर्फ उनको सिखाता है कि लड़ना कैसे है, कोच खुद नहीं लड़ता। भाई आपको भी एक अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, तो पहला काम आपको यह करना होगा कि मेरे ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि अब तक टीचर्स के ऊपर निर्भर रहते आए हों, लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि आप मेरे पे डिपेंडेंट ना हो। आप डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो खुद पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आप ही एक वो व्यक्ति हैं जो कि पेपर में आपके साथ अवेलेबल होंगे। आप अगर मुझ पे डिपेंडेंट हो तो मैं पेपर में अवेलेबल नहीं होऊंगा। अगर आप किसी किताब पर डिपेंडेंट हो तो वो किताब पेपर में अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप किसी एआई टूल पर, किसी सोशल मीडिया पर, या किसी यूट्यूब पर, या किसी मोबाइल पर डिपेंडेंट हो, तो वो भी चीज आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगी। एग्जाम हॉल में जो चीज आपके साथ होगी वो है आप और आपका दिमाग। आपको इसी पर ही डिपेंडेंट होना है। आपको अपने दिमाग को तेज करना है, और मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को शार्प कर सकते हैं। ये मिशन 2027 ऐसे ही मिशन नहीं है। यहां पे मैं एक्चुअली में आपको ग्रूम करना चाहता हूं। मैं वो नहीं बनना चाहता हूं कि सब कुछ अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लूंगा, हाँ भाई जी मैं कर दूंगा सब, तुम दिक्कत मत ले। नहीं भाई, तुम्हें दिक्कत लेनी पड़ेगी। जब तुम दिक्कत लोगे, जब तुम मेहनत करोगे, तो तुम सीखोगे। और सिर्फ मैं मेहनत करूंगा तो मैं तो सीख ही रहा हूं। दिन रोज मेरे टीचिंग में निखार आ रहा है, दिन रोज मेरे पढ़ाने के तरीके में निखार आ रहा है, दिन रोज मेरी जो भी बोलने की क्षमता है, जो भी बात करने की एबिलिटीज हैं, जो भी मेरी नॉलेज है, उस सब में निखार आ रहा है। बट मेरा निखार आपके पेपर को नहीं निकालेगा। आपके अंदर जब निखार आएगा, आपके अंदर जब सुधार आएगा, वो आपका पेपर क्लियर करवाएगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बार फटाफट से मुझे ये बता दो कि क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं, या आप मेरे पे निर्भर हैं सिर्फ? क्या आप अपने आप पर निर्भर होने के लिए तैयार हो? और मेरी बातें कई बार आपको कांटे की तरह चुभेंगी दोस्त। मैं मीठी छुरी नहीं हूं, मैं मीठी छुरी नहीं हूं, मैं बहुत कड़वा हूं। कति जहर जैसा लग सकता हूं मैं, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मैं एक कड़वी दवा का काम करूंगा आपके लिए। मैं कड़वी दवा बनना पसंद करूंगा, मीठी छुरी नहीं। मीठा जहर गंदा होता है, दवा कड़वी हो लेकिन कम से कम आपको ठीक करके देगी कुछ। ठीक है, गाइडेंस मेरी, चीजें मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। करने को तैयार हो कि नहीं तैयार हो? और अगर करने को तैयार हो तो पहली शर्त आपके सामने मेरी यह है कि जो भी मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में आने से पहले कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक हैं इस कैटेगरी के, 5 बार कर लो। ये वाले 4 बार कर लो, और ये वाले 3 बार कर लो। शुरुआत में आपको 5 बार करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप 2-3 बार पा जाओगे। लेकिन मेरे भाई अगर 6 महीने आपने मेहनत करके दिखा दी ना, तो 6 महीने बाद आप गर्व से ये कह पाओगे कि अंग्रेजी नहीं रोक पाएगी। अंग्रेजी में नंबर इतने आ जाएंगे कि इंग्लिश मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, वीक पॉइंट नहीं। तो ये तो भाई आपको करके दिखाना है। कम से कम 3 बार रिवीजन इनको, 4 इनको और 5 उनको। आप अपना लेवल देख लेना, उसके हिसाब से रिवीजन डिसाइड कर लेना। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आगे। तो ओरिएंटेशन में सबसे पहले ना आपको बार बार लग रहा होगा कि सर आप बार बार कह रहे हैं कि रटना बंद समझना शुरू। तो ये रटना बंद करें क्यों? रटने से भी तो काम चल रहा है। हमने तो पड़ोस में कोई देखा था, उसने रट के पेपर निकाल दिया। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्यों। ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ए है जो कि रट्टा मारता है खतरनाक तरीके का, ठीक है, दे दनादन रट्टा मारता है ये भाई। और ये एक बच्चा बी है जो कि सिर्फ और सिर्फ समझ के चलता है, कॉन्सेप्ट्स पे चलता है। जो रटने वाला बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ता है,
और जो समझने वाला बच्चा है वो मेरे से पढ़ता है और कॉन्सेप्ट्स पढ़ता है। जो रटने वाला है वो क्या करेगा, भाई साहब रोज 6 घंटे रूल्स रूल्स रूल्स, और रूल्स इतने रट लेगा कि जब वो चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएगा ना, स्कोर करेगा बेटे 80%, मजा आ गया जी, कुछ मेहनत नहीं करी, रट्टा मारा और 80% आ गए। लेकिन जब वही बच्चा मिक्स्ड प्रैक्टिस में उतरेगा तो सीधे 80 से गिरेगा धड़ाम से 45 पे। और फिर वही बच्चा अगर नए पैटर्न के सामने फंस गया कि नया पैटर्न आ गया जी अचानक, तो वो धड़ाम से गिरेगा मुश्किल से 10 से 15% पे। 3 महीने के बाद उसको रियलाइज होगा कि आधे से ज्यादा रूल भूल चुका हूं, सत्यानाश हो जाएगा। जब पढ़ रहा था तो लगेगा सब हो रहा है, और ऐसी जगह से जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है यार मैंने पढ़ाई तो अच्छे से करी थी, मास्टर ने तो अच्छे से पढ़ाया था, मेरी ना प्रैक्टिस में कमी रह गई, मेरी फलानी चीज में कमी रह ना भाई ना, तेरे पढ़ने के तरीके में कमी रहेगी। पहले तो पढ़ाई करनी है किस तरीके से, भाई चाहे रोज 3 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हर चीज का कारण पूछो, कारण जानो कि ये क्यों हो रहा है, कारण कैसे, अभी उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको मैं। चैप्टर वाइज टेस्ट में 100% मार्क्स लाओगे आप अगर आप हर चीज को अच्छे से समझ के पढ़ोगे। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप 90-95% मान लो अभी शुरुआत में, धीरे धीरे मिक्स्ड प्रैक्टिस में भी आप 90% मार्क्स लेके आओगे। और जैसे जैसे जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार चीजों को दोहराओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि 3 महीने बाद भी सब कुछ सब जगह पर रहेगा और 100% मार्क्स आपके आएंगे। नया पैटर्न आ जाए, कुछ आ जाए, सोच समझकर सब चीजों से निपट जाओगे। तो क्या करना है, रट्टू तोता बनना है या समझना है? भाई समझना है। अगर रटने के लिए आए हो ना यार, ये गलत जगह पर आ गए हो आप, रटने के लिए रटना नहीं सिखाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। आगे, ये एक मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये जो ग्राफ है ये मेरा नहीं है, ये मेरा कोई दावा नहीं है, ये रिसर्च है, ये रिसर्च है, ये डाटा है, और ये दिमाग को तेज करने का तरीका है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके फैसिनेट होते हैं कि सर फलाने का दिमाग बड़ा तेज है, फलाने का दिमाग बड़ा तेज है। यार एक बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सी बात बताओ, क्या आप ये मानते हो कि दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा है? मानते हो? कितने बच्चे मानते हैं कि दिमाग शरीर का हिस्सा है? मानते हो? सही बात है भाई, दिमाग शरीर का हिस्सा है कि नहीं? डेफिनेटली है। मान लीजिए, अब एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर दिमाग वाली बात पे आते हैं। भाई आपने एक व्यक्ति देखा जिसके बढ़िया डोले सोले बने पड़े, और आपको उसी तरीके के डोले सोले अपने भी बनाने हैं, तो भाई क्या करोगे आप? भाई अगर आपको डोले सोले बनाने हैं तो आप जिम जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर आप जिम में रोज जाके डंबल लगाओ, तो आपकी ये जो भुजाएं हैं, ये जो बाजू हैं, इनमें दम आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये शरीर का पार्ट है, और शरीर का पार्ट है तो जब हम रेगुलर इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो इस चीज में हमारे पास पावर आएगी। सेम ऐसे ही आप रोज जिम जाते रहो लेकिन लेग की एक्सरसाइज मत करो, तो क्या लेग मजबूत होंगी? नहीं होंगी। तो अगर लेग मजबूत करनी है तो फिर लेग वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलर, इसीलिए वीक में एक दिन जिम में लेग की एक्सरसाइज करवाई जाती है। अगर आप पेट की एक्सरसाइज मत करो तो पेट कभी स्ट्रांग हो पाएगा? नहीं भाई, पेट की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं जिम में? ये बातें सुनी होंगी आपने, कुछ नया नहीं लग रहा है ना? तो भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देखकर ये कह सकते हैं कि यार अगर मैं जिम में मेहनत करूं तो ऐसी नहीं तो लगभग इसके बराबर जैसी बॉडी बना सकता हूं अगर मैं पूरा दिन सिर्फ मेहनत करूं, तो जब आप किसी दिमाग तेज वाले व्यक्ति को देखते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर मैं दिमाग की एक्सरसाइज करूं, अगर मैं दिमाग की एक्सरसाइज करूं तो मेरा दिमाग भी इतना तेज हो सकता है? हो सकता है भाई, अगर बॉडी बनाई जा सकती है ना, तो ये बॉडी क्या है? ये शरीर, शरीर ही तो है बॉडी। ये डोले सोले हैं क्या? ये शरीर का हिस्सा है, और शरीर का हिस्सा एक सजीव चीज है, सजीव चीज है तो इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रांग किया जा सकता है। दिमाग भी शरीर का एक हिस्सा है, और अगर इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करी जाए तो इसको भी बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। बताओ बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? अब बात आती है कि सर फिर इसकी एक्सरसाइज करें कैसे, क्या इसकी एक्सरसाइज है? भाई एक बात बताओ, आप जिम जाते हो, सही बात है, और जिम जाके आप डंबल लो,
और आपने ये डंबल ले लिया, इसको 2 बार किया, हाथ थका, छोड़ दिया, क्या डोले सोले बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। लेकिन आप जिम जाते हो, आपने कोई भारा, मतलब बहुत भारी भी नहीं लेना है, पहले दिन दब भी नहीं जाना है कि मसल्स में खिंचाव आ जाए, वो भी काम नहीं करना है। ऐसे दिमाग पे भी पहले दिन जोर नहीं डालना है कि पहले ही दिन एडवांस क्लास ले लो, नहीं, पहले बेसिक से शुरू करना है। तो पहले चाहे 1 किलो का डंबल लिया, लेकिन इतनी बार उस डंबल को लगाया कि हाथ दर्द करने लगे। जिम वाला ट्रेनर आपसे कहता है कि जब बेटा अब इस टाइम पे थक गया ना हाथ, जब यूं कांप कांप के हाथ एक बार ऊपर आता है ना, सबसे ज्यादा असर वही चीज डालती है कि नहीं डालती है? फिर धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं, और जब बिल्कुल थक जाता है, हाथ यूं कांपने लगता है ना डंबल को ऊपर लाने में, वही वो मूवमेंट होता है जिस टाइम पे बॉडी सबसे ज्यादा ग्रो करती है। सेम आपके दिमाग के साथ होता है। अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ वही चीज दोगे जो कि आराम से समझ आ गई, आराम से समझ आ गई, भाई दिमाग में हो सकता है 2 चीजें याद कर लो, लेकिन दिमाग की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी। और दिमाग की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाना है, तो भाई दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि नहीं? हाथ की क्षमता को बढ़ाने के लिए हाथ पे जोर डालना है, पैर की क्षमता को बढ़ाने के लिए पैर पे जोर डालना है, तो दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और इसी चीज से बच्चा बचता है। सर देखो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, मुझे इंग्लिश आती नहीं है बिल्कुल। अरे कद्दू है तू जो मेहनत नहीं करनी पड़े? मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो वो मेहनत करवाने को मैं तैयार हूं। जैसे एक अच्छा जिम ट्रेनर आपको अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, वैसे ही मैं एक तरीके से आपके ये जो दिमाग है ना, ब्रेन के लिए मैं ट्रेनर का काम करूंगा, टीचर के साथ साथ। वो अगर करने को तैयार है तो करना पड़ेगा। भाई क्या एक बार जिम करने से बॉडी बन जाती है? नहीं, एक ही चीज को बार बार करना पड़ता है ना। सेम ऐसे ही अगर दिमाग को तेज करना है ना, एक चीज बार बार करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, रटी हुई चीज और समझी हुई चीज में क्या फर्क होता है? रटी हुई चीज और समझी हुई चीज पहले दिन दोनों बराबर लगेंगी, हो सकता है ये ज्यादा अच्छी लगे, लेकिन जब ना 7 दिन बाद आप देखोगे ना, तो रटी हुई चीज का इतना बचेगा और समझी हुई चीज का इतना बचता है। ये रिसर्च है। और अगर 30 दिन बाद देखोगे ना, तो रटा हुआ सिर्फ इतना बचेगा और समझा हुआ अभी भी इतना है। रिसर्च है ये सब। और अगर आप 90 दिन बाद देखोगे ना, तो रटा हुआ सिर्फ इतना है और समझा हुआ इतना है। अब आपकी चॉइस है, आप समझना चाहते हो कि रटना चाहते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज एक बार करने से नहीं होती है, बार बार करने से होती है, बार बार करने से होती है। तो अगर बार बार करना है तो कैसे करोगे मेरे भाई? 3 बार रिवीजन करना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। 3 बार रिवीजन करना अनिवार्य है। अगर 3 बार रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें छूट जाएंगी, आप पीछे रह जाओगे। देखो भाई मैंने लॉजिकली समझाया है, फिर भी अगर आप 3 बार रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो आप अपने आप को दोषी ठहरा देना, मुझे नहीं। मैं जो कह रहा हूं अगर वो कर लिया तो आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई। आगे देखते हैं भाई। अब मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि आप 30 रूल का रट्टा मारना चाहते हो या एक कॉन्सेप्ट? जैसे बहुत सारे लोग रटते हैं, नदियों के पहले आर्टिकल द आता है, पहाड़ों की श्रृंखला के पहले द आता है, अखबार के पहले द आता है, समुद्र के पहले द आता है, रेगिस्तान के पहले द आता है। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स, 30-35 रूल हो जाते हैं, इसके पहले द आता है। आप इसको क्या एक बेसिक बात से समझ सकते हैं? आपको आर्टिकल नहीं आते, लेकिन एक बेसिक बात बताता हूं मैं हमेशा ही, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। जब मैं कोई बात कह रहा हूं और सामने वाले को पता है कि मैं किस चीज की बात कह रहा हूं, तो द आता है। और अगर नहीं पता है तो ए आता है। मैंने कहा मेरे पास एक मार्कर है, क्या आपको पता चला कौन सा मार्कर है? नहीं, तो आई हैव अ मार्कर। मैंने कहा कि मैं एक लड़के से मिला, तो क्या आपको पता है मैं किस लड़के से मिला? नहीं, आई मेट अ बॉय। मैंने कहा कि मैंने एक शेर देखा, क्या आपको पता है मैंने कौन सा शेर देखा? आई सॉ अ लायन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने चंद्रमा देखा, तो क्या आप मुझे ये पूछोगे सर जी मेरा वाला चंद्रमा देखा कि अपना वाला चंद्रमा देखा? पूछोगे नहीं ना। आप जानते हैं कि मैं किस चंद्रमा की बात कर रहा हूं, तो आई सॉ द मून। मैं अगर कहूं कि मैं गंगा नदी जा रहा हूं या गंगा नदी ऐसी है, तो क्या आप पूछोगे कौन सी गंगा? नहीं, इसीलिए द गंगा। मैं कहूं कि हिमालय की बात करूं, तो पूछोगे कौन सा हिमालय? नहीं, द हिमालय। कितना आसान है। आर्टिकल चैप्टर जो बहुत मुश्किल लगता है,
वो एक कॉन्सेप्ट के अंदर आधे से ज्यादा चैप्टर निचोड़ा जा सकता है। बस बात यह है कि समझना पड़ेगा। अगर सुनने वाले को पता है कौन सा, तो इसका मतलब है आर्टिकल का द का यूज करेंगे, आधे से ज्यादा चैप्टर ना आपका यूं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई साहब करना पड़ेगा। ऐसे ही वोकेबलरी में होगा। वोकैब में एक तो ये ऑप्शन है, रोज रट्टा मारो, ऐसे मारो, बेनेवोलेंट 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 बेनेवोलेंट, पता चला जल्दी जल्दी में बेनेवोलेंट को कुछ उल्टी सीधी गाली ही देगे, गाली ही देगे गलती से। क्या ये करना चाहते हो? दूसरा ऑप्शन ये कि क्यों ना ये याद रख लें कि बैन का मतलब क्या होता है। अच्छा, कि जितने शब्द हैं ना जो कि बैन से बन रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे होंगे, अच्छे सेंस में आएंगे। ये बेनिफिट अच्छा नतीजा, बेनेवोलेंट अच्छा आदमी, बेन फैक्टर जो अच्छा आदमी, ये भी जो भलाई चाहता है, बेनिफिशियल कोई चीज़ जो अच्छी हो, फायदेमंद हो, बैनिंग यानी कि जो नुकसान ना करे, फायदेमंद हो। देखो सब अच्छे के सेंस में आ गए। ऐसे ही MAL का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो बुरा है, तो मैलिस यानी कि बुरी भावना, मेलिग्नेंट यानी कि खतरनाक, माल फंक्शन कर दिया यानी कि फंक्शन खराब कर दिया, ठीक है, माल न्यूट्रिशन यानी कि खराब न्यूट्रिशन, मेल प्रैक्टिस यानी कि खराब प्रैक्टिस। दैट्स इट। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये तरीका होता है, किसको बोलते हैं, इसको रूट वर्ड मेथड। और पूरी की पूरी वोकेबलरी मैं रूट वर्ड से करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्लासेस आपको शुरुआत की 4-5 क्लासेस ऐसी हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, मैंने लॉन्चिंग पे भी कहा था। उसके बाद सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, ठीक है। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जो क्लासेस मैंने हाल फिलहाल में अपने पहले बैच में कराई थी, उन्हीं क्लासेस को आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि उस बैच में भी अभी वोकेबलरी का पूरा पार्ट नहीं हुआ है। धीरे धीरे कराता हूँ, मैंने बताया शुरुआत में ग्रामर पर फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे। आगे देखो भाई, असली परीक्षा पे लास्ट में क्या आती है भाई, देखो मिक्स्ड प्रैक्टिस। जो रटा हुआ बच्चा है ना वो यहाँ फंस जाता है, क्योंकि जो रट्टा मारता है ना उसका क्या होता है कि उसको पहले से पता है कि आज तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट है। वो क्वेश्चन में क्या देखेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिमाग में पहले से एसवी है, आधा काम यही हो गया, इसीलिए 80% फिर भी ले आएगा। लेकिन जो बच्चा ना समझ के पढ़ता है, उसके साथ क्या होता है, एग्जाम में भी क्या होगा आपके साथ में, एग्जाम में क्या कोई बताने आएगा कि किस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, नहीं। तो क्या दिमाग में कोई मोड एक्टिवेट हो पाएगा, नहीं। तो जो सहारा मिल रहा था ना वो हट जाता है, इस सहारे पर रट्टा टिका हुआ था तो रट्टा हट गया। इसके बाद में सिर्फ समझ काम आएगी, और इसीलिए हमेशा एग्जाम मिक्सड ही होता है। और उसके लिए आपको तैयार रहना, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, बड़े बड़े अक्षर में लिख लेना भैया कि क्या चाहिए आपको, कंसेप्ट्स। और कंसेप्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टॉपर्स विजडम पर। समझ रहे हैं? कंप्लीट वोकैब होगी, कंप्लीट ग्रामर होगी, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। तो भाई मेन बात यही है कि रटना बंद, समझना शुरू। 3 पिलर हैं, ग्रामर को आप ढांचा बोल सकते हैं, वोकेबलरी आपकी ईंटों का काम करेंगी, और कॉम्प्रिहेंशन आपकी फाइनल इमारत है। मैं तीनों ही चीजें शुरू करूंगा भाई। सबसे पहले हम ग्रामर शुरू करेंगे, और कौन से चैप्टर सबसे पहले शुरू करेंगे, तो आप पाओगे सर टेंस चैप्टर होगा। बाकी जो अनाउंसमेंट वीडियो थी वहां पे मैंने पूरा सीक्वेंस आपको बता रखा था। टेंस के बाद हम मूड कंडीशनल की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम वर्ब की तरफ बढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, और हम बेसिकली उसके बाद में वॉइस नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट्स की तरफ हमें जाना है, और टेंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 20 चैप्टर होते हैं ग्रामर के, ये आपको पूरे करने हैं। वोकेबलरी में हम बहुत सारी वोकैब पढ़ेंगे जो कि 3500 प्लस शब्द होंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलाने वाला है, ये भी हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ढांचा के बिना ईंटें खोखलियां उसका कोई काम नहीं है, ईंटों के बिना ढांचा भी ढेर है उसका भी कोई काम नहीं है। भाई साहब इमारत दोनों से मिलकर बनेगी, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए वोकैब और ग्रामर दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी भाई क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, आपको हर नियम का कारण बताऊंगा, हर रूल का कारण मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। एक भी क्लास छूटेगी नहीं। अगर मैं दिल्ली में अवेलेबल हूं तो क्लास जरूर लूंगा। हो सकता है कभी तबीयत खराब है तो छुट्टी हो सकती है, अवेलेबल ही नहीं हूं, दिल्ली से बाहर हूं तो बात अलग है। लेकिन अगर मैं ऑफिस में हूं तो क्लास पक्का होगी, ये बात ध्यान रख लेना। संडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे को भी कई बार छुट्टी रहती है। आपकी 5 दिन रेगुलर क्लास होती है फ्राइडे तक, संडे और सैटरडे। सैटरडे को कई बार होती है और कई बार नहीं होती है, संडे को छुट्टी रहती है ना। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि फ्राइडे वगैरह को छुट्टी करनी पड़ेगी तो मैं संडे को भी क्लास ले लेता हूँ। 20 जनवरी 2027 तक आपका सिलेबस हो जाएगा। भगदड़ आपको नहीं मचानी है, भगदड़ मुझे भी नहीं मचानी है। आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन सीट्स मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, सब मैं दूंगा। इधर उधर से कुछ आपको लपेटना नहीं है कि टेलीग्राम पे भाग रहे हो और ये भाग रहे हो वो भाग रहे हो। आज की डेट में आप देखोगे यूट्यूब की इतनी बुरी हालत हो रखी है
कि भाई साहब आप यूट्यूब पे जाते हो कि मास्टर साहब की क्लास ले लेता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आपको क्या मिलता है? यूट्यूब पे या तो कोई यूं कमर मटकाते मिलेगा रील वगैरह में, ठीक है। कमर नहीं मटका रहा होगा तो फिर आप देखेंगे कि देश के ऊपर संकट के बादल, मोदी ने कर दिया ये, मोदी ने कर दिया फलाना ढिमका वो। फिर कहीं पे मिलेगा कि यहाँ पे चल रहा है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, इसमें हो जाएगा ये, आप उसमें लग गए। आपको कई बार तो यूट्यूब ऐसा फील करा देगा कि भाई पढ़ मत, पढ़ क्यों रहा है, ये देश तो पहले ही बर्बाद हो गया। ऐसा फील यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आपको वो फील लेना है तो यूट्यूब से पढ़ना, किसी से भी। और अगर आपको ये फील लेना है कि चुपचाप पढ़ ले, मेहनत कर ले, सब सिलेक्शन होगा, तो टॉपर्स विजडम से पढ़ना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, बाहर से कुछ नहीं करना है आपको। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं ही लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। और भाई बहुत जल्द आपकी मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी भी मैं खुद लूंगा। स्पोकन के लिए आपके लिए मैंने एक जिम्मेदारी ली है, और मैडम लाए बढ़िया से, उनसे पढ़ सकते हो स्पोकन अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी भी मैं लूंगा, और बहुत जल्द आपका कंप्लीट रीजनिंग का और जीएस का भी समाधान होने वाला है टॉपर्स विजडम पर। और हमारा एक ही मोटो होने वाला है, रटना बंद, समझना शुरू, भटकना बंद, पढ़ना शुरू। क्वालिटी कंटेंट के दम पे चलेंगे, कोई प्रमोशंस के दम पे नहीं चलेंगे, कोई हवाबाजी के दम पे नहीं चलेंगे, एक ही चीज के दम पे, क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, आ जाओ भाई। बाकी नया पैटर्न जब भी आएगा 48 घंटे के अंदर क्लास में आपको उसके क्वेश्चंस दिखने लग जाएंगे। हर चीज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, जो भी डेफिनेशंस होंगी हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखी जाएंगी। ये आज की पीपीटी आपको हिंदी में ज्यादा दिख रही होगी, ये मैंने एआई की मदद से बनवाई थी और बहुत जल्दी में बनवाई है, इसीलिए ऐसी दिख रही होगी। बाकी क्लासेस की जो पीपीटी होती है वो खुद मैं प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, तो उसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश हिंदी दोनों दिख जाएंगी। हिंदी में बोल के लिखवा देता हूँ और इंग्लिश जनरली में बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो भाई ये आपका पूरा का पूरा प्लान है। बाकी आपको क्या क्या जिम्मेदारी लेनी है, नोट्स इकट्ठे नहीं करने, ये गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट्स इकट्ठे करो, यहाँ इस टीचर के नोट्स, फलाने टीचर के नोट्स, ये सब नहीं करना है। अगर ये सब करना है तो यार मेरे बैच में आने की जरूरत नहीं है। वोकैब को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, साथ साथ पढ़ते रहना है, रिवीजन करना है। क्लास में सब लिखते रहना, ये भी एक गलती होती है। पूरी क्लास अगर लिखते ही रहोगे तो समझोगे कब। और क्लास में कुछ भी ना लिखना, वो भी गलती होती है। नोट्स मैं दूंगा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए रफ कॉपी पे कुछ कुछ लिखते रहना, फेयर मैं दे दूंगा। ठीक है, रिवीजन अगर नहीं करना चाहते हो तो पढ़ाई छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर रिवीजन नहीं करना चाहते हो पढ़ाई छोड़ दो आज ही। बाकी भाई मिक्स्ड प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ में, इससे भी नहीं भाग पाओगे। कई जगह से अगर पढ़ने का प्लान है कि यहां से ये पढ़ लूं, वहां से वो पढ़ लूं, तो यहां मत पढ़ो फिर भाई, वहीं से पढ़ लो कहीं और से। सिंपल सिंपल भाई, सिंपल रखूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा, झूठी चीजें नहीं बताऊंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं कि अगर 27 में सिलेक्शन लेना है तो मिशन 2027 से जुड़े रहना है, दैट्स इट। तो भाई ये हमारी तरफ से एक बेसिक सी प्लानिंग है आप लोगों के लिए। कल दोपहर 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, कल दोपहर 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास में समय से मिलना। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अब आप फटाफट से पूछ लीजिए भाई। ठीक 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, अगर आपके मन में कुछ है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और भाई जो बच्चे इस क्लास को डेमो में देख रहे हैं, मिशन 2027 में एडमिशन ले लीजिए, आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए। इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेहतर हवाबाजी आपको खूब मिलेगी, इससे बेहतर बकवास चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। जो बच्चे डेमो में देख रहे हैं, जिनने एडमिशन ले रखा है, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, आपने बहुत अच्छा काम करा है। और भाई डेली मेरे बताए अनुसार पढ़ना है आपको। ऋतिक भाई कह रहे हैं कि सर मैं सीजल 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टॉपर्स पास परचेज किया है, तो क्या सर ये वाला नहीं, फाउंडेशन बैच परचेज करूं? टॉपर्स पास के अंदर ही फाउंडेशन बैच होता है, दोबारा से कुछ परचेज नहीं करना है। जिस बच्चे ने पास ले लिया एक बार बहुत है भाई, दोबारा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, टाइमिंग सेम रहेगी ऑल डेज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मैं 7 से 12 तक कॉलेज रहता हूँ। बेटा देखो इस चीज़ के लिए अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है सर, प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चंस इंक्रीज कर दें, करवा देते हैं भाई। और बताओ, कब से होगी क्लास? कल से होगी जी, कल से। सर इस बैच में क्या सीपीयू प्री निकल जाएगा? अरे प्री मेंस जो, अरे तुम बैंकिंग निकालना इस बैच को पढ़ के, बैंकिंग, कोई दिक्कत मत लो।
सर 20 तारीख से क्लास होगा। 20 आज हो तो गई। आज क्लास ले ली ओरिएंटेशन, कल से पढ़ाना स्टार्ट बस। ठीक है, चलो भाई। और भाई जिन लोगों ने बेसिक्स नहीं करा है, चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम निकालो, लेकिन बेसिक्स जरूर करके आना कल की क्लास में। तो कल सुबह मिलते हैं 12 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।